सिनेमा में जलपरी को आपने देखा या सुना होगा। अब आप इसे सामने से देख सकते हैं और यह पल आपके ही नहीं, आपके बच्चे और परिवार के लिए भी रोमांचक होगा। जी हाँ, दरभंगा शहर के लोगों को यह अद्भुत जलपरी देखने का बेहतर मौका है। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला मेगा जलपरी शो का आगाज दरभंगा के वैदेही पार्क में हो चुका है। बच्चे की गर्मी छुट्टी का बेहतर मजा इससे अच्छा नहीं है। आप भी ऑफिस से छुट्टी के बाद परिवार संग समय बिताने पहुंच सकते हैं। शिवधारा चौक पर आरंभ बिजनेस एंड मार्केटिंग के द्वारा आयोजित डिज्नीलैंड मेला सह जलपरी शो का भव्य शो चल रहा है। मेला रोजाना 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक चलेगा। Jalapari show is about when the talent make a beautiful movement for swimming, and then how to show the beautiful swim in the water, and make sure the perfect make I think in the water we always make a beautiful movement, like, and always When you are in the water, you are playing dancing. play dancing, make a love, kiss, and say hello for everyone. And I think all you guys have to come and show the mermaid show. What's your name, ma'am? My name is Isayu. Where are you from? I am from Bali, Indonesia. Indonesia. From how long you are playing this kind of Jalpari show in India? Is it the first time show the Jalapari in India? But in Indonesia, we already show. Okay, there is a bit to see told. There is showing you are. भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम नवरत्न की क्षेत्रीय कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रही है। यह पर्यटक ट्रेन 31 मई 2025 से धनबाद से खुलेगी, जो कि हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और तीर्थ स्थलों जैसे उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी साई बाबा, अंबिकेश्वर ज्योतिर्लिंग पुणे, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हुए 12 जून को वापस लौटेगी। यह यात्रा 12 रात एवं 13 दिन के लिए होगी। इसमें स्लीपर क्लास से यात्रा करने वालों के लिए 23,575 प्रति व्यक्ति और थर्ड एसी से यात्रा करने वाले के लिए 39,090 प्रति व्यक्ति है। श्रेणी के अनुसार एक होटल में रात्रि विश्राम होगा। भोजन में सभी के लिए सुबह, दोपहर और रात का शाकाहारी भोजन होगा और घूमने के लिए एक नॉन एसी बस की व्यवस्था होगी। कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, स्कॉट उपलब्ध रहेंगे। पूर्वी क्षेत्र भारत गौरव ट्रेन फिर से ला रही है। यह ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी, जिसका जो 13 रात 12 दिन का यात्रा होगा, जिसमें 2 क्लास है, एक स्लीपर क्लास और एक एसी क्लास। स्लीपर क्लास का भाड़ा होगा 23,575 रुपये और एसी क्लास का भाड़ा होगा 39,990 रुपये। अगर आप 10 आदमी से ज़्यादा की बुकिंग कराते हैं तो हम उसमें प्रति व्यक्ति 750 रुपये की छूट देते हैं। नहीं, खाने पीने का पूरा शाकाहारी व्यवस्था रहता है और भरपेट व्यवस्था रहता है। इसमें कोई पोर्शन नहीं होता है कि इतना ही 2 ही रोटी मिलेगा। आप जितना खाएंगे उतनी भरपेट की व्यवस्था होती है। कराई है गर्मियों को छुट्टी को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे और IRCTC के साझा सहयोग से भारत गौरव ट्रेन संचालित की जाती है, जिसमें कि 33% की रियायत दी जाती है। इसी कड़ी में 31 मई 2025 को धनबाद से, जो ECR में आता है, वहां से एक 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ द्वारिकाधीश मंदिर, उसके बाद आपको शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर मंदिर, यानी 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए एक ट्रेन रवाना हो रही है, जो कि धनबाद से खुलने के बाद आपको कोडरमा, गया, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, आरा, पटना,
बक्सर और डीडी प्रयागराज क्षेत्र की होते हुए 7 ज्योतिर्लिंग को जाएगी, जिसमें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 7 के अलावा आपको द्वारकाधीश मंदिर, शिरडी का साईं बाबा और शनि शिंगणापुर का मंदिर, ये 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसमें 2 श्रेणी बनाया गया है, एक बजट कैटेगरी का जिसमें स्लीपर क्लास की यात्रा होगी, इसका किराया 23,575 है, और दूसरी श्रेणी है कंफर्ट श्रेणी जिसमें कि 39,990 रुपये का शुल्क है। श्रेणी में कंफर्ट श्रेणी में 3 AC रहेगा। श्रेणी के अनुसार यात्रियों को बस और होटल की व्यवस्था दी जाएगी। जैसे बजट स्लीपर क्लास वाले हैं उनको नॉन AC रूम दिया जाएगा और नॉन AC बस की व्यवस्था रहेगी। उसी तरीक़ा से आपको कंफर्ट कैटेगरी वालों में क्या किया जाएगा कि AC बस और AC रूम की व्यवस्था होगी। बाकी खाने की व्यवस्था सेम रहेगी। यात्रियों के लिए लंच और डिनर जो होता है पोर्शन कंट्रोल नहीं उसमें होता है, जिसकी जितना अपना दिया है उतना खाता है खाना। उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन में रहती है, टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। इसका इस ट्रेन में एक पेंट्री कार जो होता है स्टेट ऑफ आर्ट से इसका ये है, जिसमें कि 700 से 800 यात्रियों का खाना आसानी से बनता है और यात्रियों को गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। साथ में आपको कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। अब यात्री बुकिंग कैसे कराएं? बुकिंग कराने के लिए IRCTC tourism.com वेबसाइट पे बुकिंग करा सकते हैं जाके। इस पैकेज का कोड है EZBG23, या आपको दरभंगा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8595937731 8595937731 इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको 33% सब्सिडी तो ऑलरेडी इस पे दिया जा चुका है। इसके अलावा भी 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति अगर एक साथ बुकिंग कराते हैं तो उनको 750 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी है। लेकिन इसमें बख्तियारपुर और पटना से आपका बोर्डिंग है, ECR से चल रही है, और दरभंगा से पटना 13 दिन की यात्रा है, तो इसमें दरभंगा से पटना तो खैर कोई ज़्यादा दूर है नहीं। दरभंगा से अगर एक खास समूह हो जाता है, अगर मान लीजिए कि ये बुकिंग पर निर्भर करेगा, अगर संख्या अगर 30-40 के आसपास ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग एक बस की व्यवस्था करेंगे। हाँ, अगर लेकिन संख्या अगर अच्छी होती है तो 23,575 स्लीपर क्लास का है और 39,990 रुपया जो है वो 12 रात 13 दिन का है। हाँ, गर्मियों की छुट्टी में जैसे लोगों के लिए एक आसानी हो जाती है, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी चल रहा है, किसी ट्रेन में आपको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो हम लोग इसमें एक्चुअली एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें एक बार यात्री बुकिंग करा के सारे जगहों का आनंद ले सकते हैं। यात्रा के दौरान यात्री जो है अपना उसमें मंदिर भी रहता है जिसमें कि अपना भजन कीर्तन वगैरह लेके जाते हैं। साथ में इसमें LTC की भी सुविधा दी जाती है। जो एम्प्लॉय हैं उनको LTC का जो फैसिलिटी मिलता है उनकी भी मतलब उस पर LTC भी हम लोग देते हैं, जो कि देव ट्रेवल कंसेशन के अंतर्गत। मेडिकल सुविधा में हम लोग यही देते हैं कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमारे रहता है उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, और नेक्स्ट पॉसिबल स्टेशन पे अगर कोई इमरजेंसी होता है तो हम उनको डिवोट करते हैं, जिससे स्टाफ के साथ उतार देते हैं और वहाँ पे यात्रियों का अपना इलाज होता है अगर कोई मेजर प्रॉब्लम। हमारे विद्यालय का 29वां स्थापना दिवस है। हम लोग प्रत्येक साल अपने विद्यालय का एनुअल फंक्शन मनाते हैं, जिसमें हमारे बच्चों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे डांस हुआ, ड्रामा हुआ और प्रत्येक तरह का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं, जो हर साल हमारे बच्चे अपने विद्यालय में भाग लेकर सम्मिलित होकर अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, जो आप लोग के सामने में है। साथ ही हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कई ऐसे अभिभावक हैं जो कमज़ोर तबके के हैं, उनके पुत्री को मैं फ्री में विद्यालय में पढ़ाता हूँ। और कौन लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम में? हमारे कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री हरीश सहनी बिहार सरकार, श्री भोला यादव पूर्व विधायक बहादुरपुर, श्री नवीन ठाकुर MDM प्रभारी DPO साहब, उसके बाद डॉक्टर MK शुक्ला जो IB स्मृति के चेयरमैन हैं, साथ ही भाजपा नेता हैं, उसके बाद पूर्व BO साहब कैलाश बाबू, उसके बाद श्री विजय प्रसाद जो कॉलेज इंस्पेक्टर हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के, अन्य गणमान्य जिला परिषद के चेयरमैन साहिबा आई हुई हैं, उसके बाद पूर्व BDO संगीता साहू भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित है। अन्य गणमान्य व्यक्ति हमारे मुखिया जी इंद्रजीत यादव जो बहुत ही लोकप्रिय मुखिया जी हैं, हमारे छोटे भाई के समान हैं। अन्य तरफ और कई सरपंच भी हैं जो यहाँ प्रेजेंट हैं, और आप लोग मीडिया साथी इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा। अपना परिचय दे दीजिए।
मेरा परिचय हुआ शंकर यादव, निदेशक सेंट्रल पब्लिक स्कूल BMP 13 दरभंगा। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कौन जगह पे? कार्यक्रम बच्चे के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हम लोग प्रत्येक सप्ताह बच्चे को नृत्य सिखाते हैं, वह अपना परफॉर्मेंस हर एनुअल फंक्शन में करती है। जैसे झिझिया हुआ, तरह तरह के नाटक हुआ, अभी आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे अपने कला का प्रदर्शन किए हैं। पुरस्कृत भी किया जाएगा क्या बच्चों को? सभी बच्चे को पुरस्कृत किया जाएगा। जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनके हाथ से सभी को प्रोग्राम खत्म समाप्त होने के बाद सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में पहली बार किफायती दर पर एंजियोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। शहर के किसी भी कोने में एंजियोग्राफी कराने में मरीजों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वहीं पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में यह सुविधा अब महज 6,500 रुपए में उपलब्ध होगी। इस बात की जानकारी हॉस्पिटल के DM कार्डियोलॉजी एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर दयानंद ने गुरुवार को अस्पताल परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मरीज एंजियोग्राफी की दर अधिक होने के कारण अपना चेकअप करने से कतराते हैं। इससे मरीजों को इलाज कराने में काफी सहूलियत होगी और जरूरतमंद मरीजों को एंजियोप्लास्टी कराने में भी आसानी होगी। पे आकर के दिए हैं। इसके पूरे बिहार में सबसे कम का कारण है कि हमारा इस जोन में थोड़ा पेइंग कैपेसिटी पेशेंट के पास बहुत कम है और इसी कारण से हार्ट का मरीज अच्छा खासा इधर है। वो एंजियोग्राफी जैसा हमने बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसी के बेसिस पे हम उसको डिफरेंस करते हैं कि इस पेशेंट को स्टेंट लगेगा, एंजियोप्लास्टी करेंगे या बाईपास करेंगे, जो ये संभव और सारे हॉस्पिटल में नहीं था। इसीलिए ये रेट को यहाँ पे ऐसे रखा गया है। और आप एक मीडिया ऐसा है कि जो हर गांव तक आप इस बात को पहुंचा सकते हैं, जिससे की वजह से बहुत सारे पेशेंट को बेनिफिट मिल सके इसका। और आयुष्मान कार्ड से हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का इलाज होता है। इसलिए ये मीडिया पहुंचने वाले आप लोग हैं, अच्छे से वहाँ पे जाते हैं, आप लोग सबसे मिलते हैं और चैनल चलाते हैं। इसके माध्यम से जरूर ये मैसेज जरूर दीजिएगा। और जहाँ तक के हार्ट अटैक का कोई भी पेशेंट होते हैं तो यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि एंजियोग्राफी करने के बाद एंजियोप्लास्टी हम लोग सेम डे में भी करते हैं। जितना गवर्नमेंट जितना जल्दी अप्रूवल दे देती है उतना हम लोग जल्दी कर देते हैं। अपना परिचय दे दे सर। मैं डॉक्टर दयानंद हूँ, यहाँ एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी का हूँ और मैं इस फील्ड में 15 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। ये जो चलेगा आयोजन कब तक चलेगा? ये इंडेफिनिट है, ये जब तक हमारा प्रधानमंत्री योजना का है, ये आयुष्मान कार्ड उनके तरफ से ही होता है और कुछ स्टेट का भी होता है, तो दोनों का जब तक रहेगा सपोर्ट करते रहेंगे। जिनके पास अगर आयुष्मान कार्ड नहीं हो, गरीब तबके के लोग हों, अगर वो चाहें तो क्या ऐसे मरीजों को इलाज हो सकेगा? जी बिल्कुल, 6,500 सबके लिए है, जो आयुष्मान कार्ड वाले हैं या जो बिल्कुल रीच भी हैं उनके लिए भी है। सेम रेट है दोनों का, 6,500। ग्रुप का है कि एक उम्दा क्वालिटी का हेल्थ सर्विस बहुत ही कम से कम दर पे दिया जाए, उसी को नजर में रखते हुए इस प्राइस को हम लॉन्च करें। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि कोई भी जिसको भी हेल्थ का दिल का प्रॉब्लम है वो बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाए, अछूता ही न रहे बिना इलाज का। कहाँ के यहाँ मरीज आ सकेंगे, उनके लिए क्या कुछ? हमारा कैटरिंग एरिया 9 डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, ये सारे एरिया से ये पूर्णिया, इनफैक्ट ये पूर्णिया तक आता है, नेपाल बॉर्डर के उस पार से भी आता है। क्या रजिस्ट्रेशन लोगों को कराना पड़ेगा या ऑफलाइन? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो इसके लिए जरूरी होता है कि इलाज का वो रिकॉर्ड हमारे अस्पताल के लिए हमेशा के लिए कंप्यूटर में दर्ज हो जाए। इसके लिए क्या कुछ समय सीमा रखा गया है जो लोग आ सकेंगे? समय ये सीमा इमरजेंसी में लोग कभी भी ये 24/7 ये किसी भी टाइम आ सकते हैं। ओपीडी का टाइम 9 बजे से 5 बजे तक। नाम आपका?
मेरा नाम डॉक्टर अरुणेश हुआ, मैं इस सेंटर पर एडिट हूँ। सर एक सवाल है आपसे कि पुरातन जो स्कीम आपका है, कहा नहीं उसको ग्रामीण क्षेत्र से लेकर पूरे शहर में प्रचार करेंगे कि और लोग जो है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वह ज्यादा ऐसे प्रभावित हो सके। हम बिल्कुल करेंगे, हमारा कोशिश करेंगे बने और आपके माध्यम से भारत हॉस्पिटल का मिशन है कि वो लास्ट आदमी जो समाज में लास्ट आदमी बैठा है उसको भी स्वास्थ्य लाभ मिले, किसी भी तरीके से, चाहे सरकार की स्कीम से मिले, चाहे हमारे डिस्काउंट से मिले, या किसी भी कारण से उसको स्वास्थ्य के लाभ से वो विमुख नहीं है। हृदय हार्ट एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे इंडिया में, रोगी बढ़ रहे हैं, रोज आप देख रहे हैं नए रोग, हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो है एंजियोग्राफी। उसी एंजियोग्राफी को करने से ही पता चलता है कि हार्ट की वेसल्स में बीमारी है या नहीं। उसके बारे में डॉक्टर साहब ज्यादा आपको बता पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवर देता हूँ। उसी के लिए जो आज के दिन इस पूरे रीजन में सबसे कम प्राइस में हम लोग लेके आए हैं। आप लोगों को बुला के बताने का कारण इसका ये है कि लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन सा इलाज हो रहा है, किस दर पे हो रहा है। तो आप हमारे और उस समाज के साथ मुझे पहुंचाते हैं। हमने जो एंजियोग्राफी का नया रेट रखा है वो हमें एग्री करेंगे कि हमने जो सबसे कम रेट रखा है आज के दिन 6,500 रुपए में हम लोग एंजियोग्राफी कर रहे हैं। इससे कम दर कहीं भी पूरे बिहार में नहीं है। ये पहला हॉस्पिटल है जिसकी इस दर में एंजियोग्राफी हो रही है। हमको बड़ी खुशी होगी कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सरकार मिले, ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ताकि वो कहीं भी इधर उधर जाके ज्यादा पैसा अपने पॉकेट को खर्च करके इलाज नहीं करवाए। और भारत सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम से, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो मुख्यमंत्री सहायता है या बीपीएल की स्कीम है, जितनी भी। दरभंगा के एक बैंक में मॉक ड्रिल हुआ। यह मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए किया गया कि ग्राहकों और बैंक के कर्मियों को जागरूक किया जा सके। हालांकि मॉक ड्रिल से उस समय बैंक में ग्राहक सहित बैंक कर्मी चौंक गए जब अचानक से नकाबपोश के शक्ल में घुसने के महज कुछ देर बाद ही भारी तादाद में पुलिस पहुंची। दरअसल दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कादिराबाद शाखा में बैंक कर्मी सहित ग्राहकों में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय थाना की पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। पहले तो मॉक ड्रिल के दौरान बैंक में नकाबपोश अपराधियों की जैसे वेश धारण किए हुए बैंक में घुसते हैं, फिर पुलिस इस अपराधियों को योजना के तहत धर दबोचते हैं। हालांकि यह सब एक नाटकीय रूप अपराधी का रूप धारण कर मॉक ड्रिल के लिए किया गया था, ताकि अगर कोई अपराधी बैंक के अंदर घुसता है तो कैसे उसके साथ उसका सामना करे। सर वो पूरा मामला कुछ नहीं था, ये ग्राहक और बैंक वाले को जागरूक करने के लिए थाना से मॉक ड्रिल किया गया था। किस प्रकार का मॉक ड्रिल था सर? जिससे कि बैंक में किसी तरह का कोई घटना नहीं घटे, कोई उसमें असामाजिक तत्व तो बैंक के अंदर भी नहीं रहे, जिसके कारण बैंक वाले को भी जागरूक करना था और प्लस जितने भी हमारे स्टाफ है सबको एक्टिव करना है। क्या कुछ किए हैं सर मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में गए, वहाँ पर मॉक ड्रिल में दो अपराधी के भेष में पुलिसकर्मी ही अंदर में गए थे, और जिससे अंदर में गया जाने के बाद हम लोग सूचना मिलते हैं तत्काल वहाँ पर पहुँच गए और पहुँच करके दोनों को पकड़ के गए। सर क्या लग रहा है कि इस प्रकार के मॉक ड्रिल से कैसी भयमुक्त लोग जो है सो अपना बैंक वगैरह हाँ लोग एक्टिव रहेंगे। मॉक ड्रिल करने से ये हुआ कि लोगों को जागरूकता फैलेगी कि कैसे क्या करना है, कब बैंक में कोई अगर संदिग्ध अवस्था में पहुंचता है, इस पर बैंक वाले को अलर्ट रहना होगा। बैंक वाले अलर्ट हुए? हाँ, बैंक वाले। कैसा फीडबैक मिला वहाँ आपको? वो अच्छा मिला। क्या भविष्य में भी इस प्रकार के मॉक ड्रिल होने की संभावना लगती है? हाँ, भविष्य में भी होगी। यहाँ से करीब 10 आदमी शामिल थे। सभी थाना के आपके? हाँ सर, ये आप अपने स्तर से कर रहे हैं या वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश के? तो वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश के। दरभंगा नगर निगम दूसरे की जमीन क्या खाली कराएगा? अपनी ही जमीन पर अतिक्रमण होता रहा और कार्यालय से कागजात गायब हो गया। अतिक्रमण होने की शिकायत जब मिली तो नगर आयुक्त ने अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कागजी कार्रवाई कर ली। थाना प्रभारी ने
इस स्थल पर जाकर काम रोकने को कहा और अतिक्रमणकारियों को 107 के तहत कार्रवाई कर अपना काम पूरा कर लिया। इधर अतिक्रमण का काम जो मार्च महीने में शुरू हुआ वह धीरे धीरे बढ़कर पक्का और लोहे के खंभे के रूप में 7 फीट तक खड़ा हो गया। इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मी, जिनके लिए आजादी से पूर्व ट्रस्ट के दौरान यह क्वार्टर बना था, इन लोगों का खिड़की तक बंद कर हवा पानी भी बंद कर दिया। अतिक्रमणकारियों ने इन लोगों का जल निकासी से लेकर रास्ता तक रोक दिया गया। हद तो तब हुई जब खाली जमीन में अतिक्रमण करने वाले पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर और उसके सहयोगी ने इन सफाई कर्मियों जो दर्जनों की संख्या में इस निगम के क्वार्टर में रह रहे हैं, उन्हें कहना शुरू किया कि यह खाली जमीन सहित क्वार्टर की जमीन भी हमारी है। इन कर्मियों का कहना है कि पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर हम लोगों को धमकी देता है कि गलती से आजादी से पूर्व इसे नगरपालिका ने हथिया लिया था, यह सारी जमीन हमारी है। इधर 1.5 महीने से रुक कर पहले लोहा का स्ट्रक्चर फिर अतिक्रमण का दायरा बढ़ता रहा और नगर निगम अंचल थाना का कागजी घोड़ा दौड़ता रहा। अंबेडकर कॉलोनी में वर्तमान में रह रहे 2 दर्जन सफाई कर्मी और इनके परिवार पार्षद से लेकर नगर आयुक्त तक गुहार लगाते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो तब हो गई जब शुक्रवार की सुबह दर्जनों मजदूर इस अतिक्रमण स्थल पर धड़ाधड़ दीवार को बढ़ाना शुरू किया। तब पीड़ित महादलित परिवार पार्षद के आवास पर गुहार लगाने पहुंचे। पार्षद नवीन सिन्हा मुख्यालय से बाहर थे। उन्होंने फोन से वरीय पदाधिकारी सहित राजस्व मंत्री को भी पूरी विस्तृत जानकारी देते हुए नगर आयुक्त सहित अन्य की लापरवाही और एक जनप्रतिनिधि का इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका की शिकायत करते हुए कहा कि जो मोहम्मद जुबैर वर्ष 1991 से 1998 तक इस वार्ड के पार्षद रह चुके हैं, उनकी जमीन थी तो इन्होंने अपने कार्यालय में क्यों नहीं कार्रवाई की। और उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में भी इन्होंने मदरसा खोलने के नाम पर अतिक्रमण करने का सफल प्रयास किया था। इसके बाद इस पर तत्कालीन पार्षद मधुबाला सिन्हा ने रोक लगाते हुए सबमर्सिबल करवाया, सार्वजनिक शौचालय बनवाया। पार्षद नवीन सिन्हा का कहना है कि 29 मार्च 2025 को 2 दर्जन पीड़ितों ने साक्ष्य के साथ नगर आयुक्त को शिकायत की थी। नगर आयुक्त ने 2 अप्रैल को थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारी निभाना मात्र समझा, जिस कारण अतिक्रमणकारियों का हौसला बढ़ता गया। पुनः कई बार शिकायत करने पर अपने निगम के अमीन से मापी कराई, जिसमें अमीन ने इस जमीन सहित निगम कार्यालय के भी एक हिस्से के अतिक्रमण की चर्चा की, लेकिन फिर भी निगम प्रशासन सोया रहा। इधर शुक्रवार को अतिक्रमणकारियों द्वारा पूरे जोर से अतिक्रमण करने के बाद पीड़ित महादलित परिवार पार्षद के आवास पर पहुंचे और उनकी अनुपस्थिति में मोबाइल से उन्हें घटना की भयावह स्थिति की सूचना दी। तो पार्षद ने मोबाइल पर ही राजस्व मंत्री संजय सरावगी सहित जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी दी कि नगर आयुक्त, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी को 1.5 महीने से सूचना है और सभी एक दूसरे की जिम्मेदारी बताए से अनदेखी कर रहे हैं, जिस कारण अतिक्रमणकारियों का हौसला बढ़ रहा है और आज ये युद्ध स्तर पर जमीन पर पक्का संरचना खड़ा कर रहे हैं। तो आनन फानन में 1.5 महीने से पत्र पर कुंडली मार के बैठे अंचलाधिकारी ने पत्र निर्गत किया। नगर आयुक्त ने फौरन धावा दल को काम रोकने के लिए भेजा। अतिक्रमणकारियों को विधिवत नोटिस भेज काम को पूर्ण रूप से रोकने के लिए थाना प्रभारी को भी पत्र भेजा। सवाल उठता है कि अपनी जमीन पर अतिक्रमण होता रहा और निगम प्रशासन कुंभकर्णी नींद में किसके दबाव में सोया रहा। पार्षद की माने तो जानबूझकर निगम से कागजात गायब हुए। एक जनप्रतिनिधि के अघोषित संरक्षण में यह कब्जा हो रहा था। उदाहरण स्वरूप निगम के उत्तर सटे कार्यालय में भी इसकी कोशिश हुई, जिसे हर कोई खुली आंखों से देख रहा है। उनकी शिकायत पर 6 महीने से अतिक्रमण तो रुका है, लेकिन नगर आयुक्त अभी तक अपने हक का कागजात ही ढूंढ रहे हैं, इसे अपने अधीन नहीं कर रहे। इस कार्यालय में महापौर, उप महापौर हर दिन आ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी है या नहीं। पार्षद नवीन सिन्हा का कहना है कि इन कागजात खोने पर बाकी जिम्मेदारी चुप क्यों है। उन्हें सभी जमीन के कागजात की छाया प्रति अपने स्तर से 1 महीने पूर्व ही नगर आयुक्त के समक्ष कर्मी मोहम्मद मुख्तार को उपलब्ध करा दी थी। बहरहाल पूरी प्रक्रिया में निगम की सुस्ती, चुप्पी, कागजात गायब होना कई सवालों को खड़ा करती है। हालांकि राजस्व मंत्री संजय सरावगी सहित जिलाधिकारी और एसएसपी को भी सूचना मिलते ही सभी लंबित पत्र का निष्पादन 1 दिन में ही हो गया, लेकिन इस दरमियान 7 फीट ऊंची दीवार और लोहे की पाइप का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और पीड़ित महादलित परिवार का इस गर्मी में भी बंद खिड़की नहीं खोला गया, जल निकास बंद कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है, यह सवाल तो है ही।
जिले के अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव अदालत की मुश्किलें बढ़ गई है। मिश्रीलाल यादव को आज एक आपराधिक मामले में दरभंगा की विशेष अदालत से राहत नहीं मिली और उन्हें 3 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में लेकर दरभंगा मंडल कारा भेज दिया गया है। बता दें कि मिश्रीलाल यादव के खिलाफ वर्ष 2019 में उमेश मिश्रा ने मारपीट के आपराधिक मामला रैयाम थाने में कराई थी, जिसमें उमेश मिश्रा घायल भी हुए थे। इसी मामले में दरभंगा एमपी एमएलए कोर्ट ने मिश्रीलाल यादव को दोषी पाते हुए मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को 3 महीने की सजा के साथ 500 रुपए का अर्थदंड दिया था, लेकिन तब अदालत ने मिश्रीलाल यादव को हिदायत देते सदाचार बनाए रखने की बात कर उन्हें जेल नहीं भेजा था। इसी फैसले के खिलाफ मिश्रीलाल यादव ऊपरी अदालत में अपील में गए थे, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, बल्कि अदालत में ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते मिश्रीलाल यादव के अपील को खारिज कर दिया और विधायक मिश्रीलाल यादव न्यायिक हिरासत में लेते दरभंगा मंडल कारा भेज दिया गया। इसकी पुष्टि खुद सरकारी पीपी अधिवक्ता रेणु झा ने की है, लेकिन रेणु झा की बात माने तो बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की मुश्किलें आगे और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मिश्रीलाल यादव के खिलाफ मुकदमा करने वाले पीड़ित उमेश मिश्र ने भी इस अदालत में एक अपील कर रखा है, जिसमें उन्होंने यह बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसला पहले सुनाया उसमें 322 में जो सजा मिली है वो कम है और भादवी 506 में भी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस पर अदालत ने सुनवाई में यह माना है कि मिश्रीलाल यादव आंशिक रूप से दोषी पाए गए हैं और इस मामले में अदालत 27 मई को सजा का ऐलान करेगी। उधर सजा के लिए जेल जाने से पहले मिश्रीलाल यादव ने मीडिया से बात करते कहा कि अदालत का वे सम्मान करते हैं और कोर्ट का फैसला उन्हें मंजूर है। आगे 27 मई को अदालत ने फिर बुलाया है। वहीं विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे धीरज कुमार ने बताया कि उनके पिता निर्दोष है, गहरी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। वहीं अपने पिता को जेल में भी स्पेशल सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उनके ऊपर खतरा है, कहीं भी कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर मैम ये बताइए कि क्या हुआ आज अदालत ने क्या कहा मिश्रीलाल यादव के बारे में? 325 अपील 325 क्रिमिनल अपील में इसी सज़ा को निम्न न्यायालय द्वारा जो दिया गया था सज़ा 3 महीने की सज़ा एवं 500 जुर्माना, उसी सज़ा को बरकरार रखा गया है और अपील को खारिज कर दिया गया। अब क्या होगा आगे? कोर्ट ने और आगे क्या आदेश दिया? इससे वो जेल गए हैं। आगे का कब डेट कब है? अगला सुनवाई कब होगा? सुनवाई खारिज हो चुका है तो इसमें अब इनके ऊपर अब इनके पास रास्ता क्या बचता है? मिश्रीलाल यादव के पास रास्ता क्या बचता है? हाईकोर्ट का रास्ता। थोड़ा क्या कहा अदालत ने? क्या कहा? क्या हुआ? न्यायालय के फैसला को स्वीकार करना है, न्यायालय को सम्मान करते हैं और पुराने फैसला को बरकरार रखे हैं और फिर सुनवाई के लिए फिर मंगलवार को 27 तारीख को अभी क्या बोला गया? चलिए आराम। अदालत का फैसला का बरकरार रखा है। ठीक है, आप ले लेना। हम केस में मंगलवार केस में उसी केस का परीक्षण में 3 महीने का जो सजा था उसको बरकरार रखा गया। चलिए होगी। एक मिनट धीरज जी, क्या कहना है? आपके जो पिताजी हैं वर्तमान विधायक भी है, कुछ कहना है इस विषय पर जो हुआ है? देखिए, हमारे पिताजी शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे। इतना बड़ा दरभंगा जिला में इतना संघर्ष करके गरीब गुरबा की लड़ाई लड़के और लगातार जो है गरीब गुरबा का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन सामंती ताकत और बड़े बड़े लीडरान इनको हमेशा घेरने की कोशिश किया है। इन पर जब मुखिया थे तो तड़म तोड़ गोलियां चली, कई बार सर्किट हाउस को घेर लिया गया, कई बार जो है सो ना जाने किस कारण से इनको कस्टडी किया गया है, कुछ नहीं पता जा रहा है। और लगातार 65 बरस की उम्र में भी ये वीर कुंवर सिंह की तरह संघर्ष कर रहे हैं और इनका कहना है कि गरीब गुरबा के लिए, दलित शोषित वंचित और सामान्य वर्गों के गरीब गुरबा के लिए अगर मुझे फांसी भी पड़ जाए तो मुझे गम नहीं है, मैं लगातार गरीब गुरबा के लिए संघर्ष। आज अदालत ने
अदालत ने क्या कहा? आपने बातचीत हुई होगी पिताजी से, वकील भी होंगे, क्या कहा अदालत ने, क्या फैसला? देखिए, कल बोला गया कि अगर हम कल जजमेंट करेंगे, अगर कल आप सदैव उपस्थित नहीं होइएगा तो कहाँ हमको आपको खोजेंगे, इसीलिए आपको जो है 24 घंटा के लिए डिटेन किया जाता है। आज हमारे वकील साहब, यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता कौसर इमाम हाशमी साहब कई बार गए तो न्यायालय ने कहा कि आप जो है 4 बजे आइए, और आज जो है माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम मंगलवार को 27 तारीख को आगे का सुनवाई करेंगे। तो फिलहाल पिताजी को कस्टडी में ही रखा गया है। आप लोगों ने देखा है कि मान लीजिए जो है सो हमारे पिताजी को विशेष सुरक्षा दिया जाए और विशेष तौर तरीके से रखा जाए। इन पर लगातार सामंती मिजाज के लोगों का खतरा है। हमको जेल में भी संदेश है कि वो असुरक्षित हैं वहाँ। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को और यहाँ जेल प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि इनको विशेष सुविधा दिया जाए, इनको सुरक्षित ढंग से रखा जाए, क्योंकि ये लगातार गरीब गुरबा के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। और दरभंगा जिला के ये पहले या दूसरा व्यक्ति हैं जो जिन्होंने दोनों सदन में जाने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया है और लगातार गरीब गुरबा के लिए संघर्ष किया है। आखिरी सवाल ये है कि जो मामला इन पर दर्ज है उसके बारे में क्या कहना है? मामला सही ये घटना इन्होंने अंजाम दिया था या फिर क्या है, क्यों कुछ और कहानी? ये घटना में बिल्कुल निर्दोष लोग हैं और ये आज तक चीटी मारने का काम नहीं किया गया है। दर्जनों केस हुआ, न्यायालय ने ही सारे केस पर जो है बरी किया है। और आज तक ये तो मान लीजिए जो है सो मजिस्ट्रेट ट्रायल केस था, उसमें 3 महीना कन्विक्शन था। ये अपील में आए थे, अपील को नहीं सुन करके जज साहब, हम लोग न्यायालय का फैसला को मानते हैं और न्यायालय जो फैसला करेगी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन बड़ी गहरी साजिश है इनको घेरने का। ठीक है, नाम अपना से इनको तो घेरी साजिश की बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं, किस तरह की? ये तो खुद भाजपा में है, फिर आप कौन लोग ऐसे? देखिए, भाजपा का और जहाँ तक कोई पार्टी का सवाल है, आखिर क्या कारण था जो 2001 में जब मुखिया हुए तारम तोड़ गोलियां केवटी के सरजमीन पर चला? क्या कारण था? आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। जब एमएलसी थे तो पूरा जो है सर्किट हाउस को जो है क्रिमिनल घेर लिया। क्या कारण था जो चलते हुए जब ये मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो इन पर उमेश मिश्र और उनके साथियों ने लगातार हमला किया? और इस तरह की बात है और सब चीज से बचते हुए गरीब का ये सेवा कर रहे हैं। लोगों को पच नहीं रहा है इतना लंबा राजनीतिक जीवन। कौन है साजिश के पीछे? कौन है? नाम बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं? समय आएगा तो हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे। समय आएगा तो उसका भी पर्दाफाश करेंगे। अभी उचित समय नहीं है। हम लोग जो है दूसरे काम में न्यायालय में हम लोग। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम इंजीनियर धीरज यादव है। मैं नेशनल कन्वेनर हूँ अखिल भारतीय भूमि संघर्ष मोर्चा का। टेम्पो और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई जिसके कारण एक की मौत भी हो गई है। तमाम घटना पर पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस अभियुक्त को लहरियासराय थाना लाया गया, जहां से आगे न्यायिक कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया है। एएसआई पुलिस सुदर्शन सिंह से हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने बात की तो उन्होंने कहा कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक वकील है, उनकी मृत्यु हो गई है। बताया गया कि दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना घटी है। इसे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। कब हुई थी? 30/4/25 को। अच्छा, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? क्या घर से गिरफ्तारी? किस गाड़ी से? गोढ़िया घाट। किस गाड़ी से टक्कर हुई थी? टेम्पू से, अपाची गाड़ी से टक्कर हुई। क्या कुछ घटना में क्या कुछ हुआ? मतलब घटना जो घटी है, क्या हादसा? मृत्यु हो गया है। वो वकील साहब थे। अच्छा, राम कुमार सिंह नाम था, राम कुमार झा। इसमें केस भी आरोपी पे केस दर्ज हुआ था, लेकिन इसका पहले नाम नहीं था। प्राथमिकी में गाड़ी के चलते इसका नाम आ गया। चालक कौन था? क्या कुछ आगे कार्रवाई इस पे किया जा रहा है? अभी तो न्यायालय जाएगा। बालिक है लड़का? लड़का बालिक है? हाँ, बालिक है। दरभंगे में ये घटना हुआ था? हाँ, मनीगाछी थाना अंतर्गत। कब का ये घटना? कौन? 30/4/25। अपना परिचय दे दो सर। एएसआई सुदर्शन सिंह। सर, बैग एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ पर? मनीगाछी के पास। चेक करके हम लोग उतना नहीं मालूम है। उसको हॉस्पिटल ले गए, भर्ती करवाए। वो मतलब अजीब तरीका से करने लगे तो हम लोग छोड़ के चले आए। अच्छा, तुमने उसमें कोई लापरवाही? वो नो लापरवाही। पुलिस आपको क्या कह के पकड़ी है? पुलिस जो आपको लाई है क्या कह के लाया गया? वो बोल रहा है सर मतलब डेथ हो गया, मर गया, इसलिए पकड़। गाड़ी आपकी थी क्या? गाड़ी आप ही चला रहे थे? गाड़ी हम ही चला रहे। कौन सा गाड़ी था? TVS 4V। क्या चीज में लगा था? वो ऑटो में लगा था। ऑटो में? ऑटो में लगा।
जो मरा कितने साल का होगा वो? वही 70-75 होगा, ऐसा ही होगा। क्या नाम हुआ? हमारा सूरज कुमार। कहाँ पे कौन सा जगह में गाड़ी चला रहे थे? वो वहाँ से आ रहे थे, झंझारपुर से आ रहे थे। मनीगाछी से आगे वो पेट्रोल पंप नहीं है, वहीं पे हो गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। घर कहाँ हुआ? बोरिया घर। कौन थाना? थाना सेंट थॉमस मॉडल स्कूल लहरियासराय दरभंगा की ओर से समर कैंप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह समर कैंप का आयोजन 27 मई 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक चलेगा, जिसको लेकर सेंट थॉमस मॉडल स्कूल ओल्ड टीवी सेंटर कैंपस शाहगंज बेता लहरियासराय जाकर स्कूल पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। तमाम बातों को लेकर विद्यालय के विवेकानंद ठाकुर मैनेजिंग डायरेक्टर शनिवार को अपने विद्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह समर कैंप स्कूली बच्चों के लिए किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों का समग्र विकास हो, डेवलपमेंट हो, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी करें और उसका समग्र विकास किया जा सके। उन्होंने आग्रह किया कि अपने बच्चों को इसमें भाग लेने दें, जिससे उनका बौद्धिक मानसिक विकास हो सके। एलकेजी से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन सेंट थॉमस स्कूल के छात्रों का शुल्क 200 रुपये होगा और जो बाहरी स्कूल के छात्र होंगे उसका शुल्क 300 रुपये होगा। तमाम बातों पर मैनेजिंग डायरेक्टर विवेकानंद ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। जी सर, आपके प्रतिष्ठित स्कूल सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया, क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? ये समर कैंप बच्चे के लिए किया गया है और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है क्या, जो बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी इसलिए हम लोग करवाते हैं जो उसका समग्र विकास किया जा सके, उसके बौद्धिक मानसिक इस सब का विकास हो। इसी को देखते हुए हमने ये समर कैंप का जो है आयोजन किया है, जिसमें पोएट्री शो, जादूगर का मतलब जो शो होगा या अदर और एक्टिविटी जो है वो इसमें किया जाएगा। और इसमें जो है सो अपने स्कूल का तो बच्चे भाग लेंगे ही, साथ में दरभंगा के जितने भी स्कूल हैं उसके बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारे जितने स्कूल संचालक हैं या स्कूल वाले हैं उन सब से मेरा यही आग्रह है, वो अपने बच्चे को इसमें भाग लें, जिससे उसका बौद्धिक मानसिक विकास हो सके। यही मेरा मतलब जो मोटो है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे में समग्र विकास हो, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में कौन भाग ले रहे हैं? इसमें उद्घाटन में जो है सो आपके दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और यहाँ के जिलाध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी वो रहेंगे। और समापन समारोह में आपके प्रेम मोहन मिश्रा जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो उसका समापन करेंगे जो 31 तारीख को है। कितनी तारीख को ये कार्यक्रम है? 27 तारीख को इसका कार्यक्रम है। कितने बजे से कितने? 8 बजे से इसका जो है सो कार्यक्रम है, जो आपको 2 बजे तक चलेगा, 2:30 तक। कहाँ तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से क्लास? मतलब जो ये एलकेजी से लेके 8 तक का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ शुल्क भी पे करना होगा? हाँ, इसमें मतलब जो इसका शुल्क रखे हैं 200 और बाहरी जितने स्कूल हैं उसके छात्रों के लिए 300 रुपया का शुल्क रखा गया। गाँव वगैरह के भी बच्चे? हाँ, सभी जगह के बच्चे आ सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्या पेपर लेके आना होगा? ये क्राइटेरिया कुछ नहीं है, जो आप स्कूल में इस क्लास से इस क्लास तक मतलब जो एलकेजी से लेके 8 तक के जो बच्चे हैं, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उसके बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और बाहरी जो बच्चे हैं उसके लिए शुल्क 300 निर्धारित है। अपने स्कूल जो है सेंट थॉमस स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए 200 का शुल्क निर्धारित किया गया। क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कितने तारीख से ये रजिस्ट्रेशन? ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? यहाँ स्कूल में नहीं, ऑन मतलब जो ऑफलाइन है, ये स्कूल पे आना होगा। स्कूल पे आना होगा। अपना परिचय दे। मेरा नाम हो गया विवेकानंद ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट थॉमस स्कूल। कैसे पहुंचेंगे सर जो छात्र यहाँ पार्टिसिपेट करना? वो अपने मतलब जो ट्रांसपोर्ट से हैं, व्हीकल से हैं, उससे स्कूल के एड्रेस इसका है सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल,
शाहगंज बेता ओल्ड टीवी सेंटर कैंपस। क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं सर? हम यही देते हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ें, देश के अच्छे नागरिक बने, उनमें मतलब जो देश के प्रति मतलब जो प्रेम की भावना हो, भाईचारगी की भावना हो, यही मेरा संदेश है। न्याय मंच के तत्वाधान में प्रीति झा हत्याकांड की न्यायिक जांच और उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए उनके पति संतोष झा की तत्कालीन गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दरभंगा समाहर्ता के समक्ष किया गया। प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र की अध्यक्षता में मृतिका के पिता अमरनाथ झा ने लिखित आरोप लगाया कि मेरी पुत्री के पति संतोष झा ही हत्यारे हैं। उसके बहनोई चौधरी अशोक राय ने 13 मई 2025 को शाम 5 बजे फोन कर मुझे धमकी दी कि केस को रफा दफा कर लीजिए, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। चौधरी अशोक राय राज्यसभा सांसद संजय झा के साले हैं। मेरे सामने अशोक राय के फोन से डीएसपी को संजय झा ने क्या कहा, जिसके बाद डीएसपी के तेवर नरम पड़ गए। मेरी बेटी के हत्यारे की गिरफ्तारी कर जांच पड़ताल शुरू की जाए। संजय झा केस को रफा दफा करने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि दरभंगा एसपी को हत्यारे की गिरफ्तारी कर उचित जांच पड़ताल पूरी तरह कर उसे सजा दिलाने की जरूरत है। वहीं राजद नेता डॉक्टर मुकेश कुमार निराला ने कहा कि हम अपने नेता तेजस्वी यादव से बात कर इस मामले में न्याय दिलवाएंगे, जिसके लिए डीजीपी पर दबाव बनाया जाए। मिथिलावादी पार्टी के नेता विद्याभूषण राय ने कहा कि न्याय प्रीति झा को मिले, इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे। वहीं प्रियंका झा ने कहा कि संघर्ष चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। प्रीति झा जे संतोष झा के पत्नी और गिरजानंद झा के पुत्रवधू हुनक हत्या भ गेल और सवेर 6 बजे एक फोन कॉल आयल हुनका पिता के अमरनाथ झा जी के नातिन द्वारा जे हमर माँ के बहुत तबीयत खराब है, अहाँ सब जल्दी आबि जाओ, भ सके अहाँ सब आबी ताई से पहले हमर माँ दुनिया छोड़ चुकल रहती, मर गेल रहती। ई ओतऽ से फोन केलखिन छोट भाई के प्रवीण झा जी के, जहाँ आओ। प्रवीण झा जी ओतऽ पहुँचला, ओहि के बाद वो अपन बहिन के फोन केलखिन, ई सब पहुँचलथि ओतऽ। ओ लड़की प्रीति झा पहले से मरल पड़ल रहथि, हुनका देह में संपूर्ण तेल लगायल गेल रहे और संपूर्ण गर्दन तर्दन के झाँप कर राखल गेल रहे और कहल गेले जे हिनकर हार्ट अटैक भ गेलनि है, ताई से हिनकर मृत्यु भेलनि है। पूछल गेले जे अहाँ कोनो डॉक्टर से देखेलिए तो नहीं, कहाँ कोनो डॉक्टर से देखेलिए। तहन पूछल गेलनि जे अहाँ सब ई बात बुझलिए केना जे हार्ट अटैक भेले, तो नहीं हार्ट अटैक भेले। तहन ओकरा गर्दन पर जे रही कपड़ा से हमर बेटी हटेलकै, तो अहाँ के ओकरा गर्दन पर ओ पोस्टर पर लागल है, वो यहाँ लड़की के ओ छै घेरल छै, ओकरा चैन से जना खींच के मारल गेल रहे। 2 आदमी 4 आदमी सब वो चेन रहे, तो कहलकै जे एकरा तऽ मारल गेलै है। ओहिके बाद चुप भ गेलै, तो कहलकै ई अहाँ के हैंगिंग भेलै है, ई पंखा पर अपने लटक के मर गेले थे। तो कहलकै कोन पंखा पर, तो ओहि पंखा के देखल गेले, तो ओहि पंखा के गर्दोने झड़ल रहे। 1 क्विंटल के लड़की 99 साढ़े 99 किलो के, और ओहि पंखा में एकटा ओकर गर्दा जे रहे गंदा से तक नहीं झड़ले, और ओकर पत्ती किया टेढ़ हेतै। तो एहि स्थिति में ओकर मृत्यु भेलै। बिहार में जो बैठे हैं, क्या प्रीति झा को न्याय मिलेगी कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक समय में एक महिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वही एक महिला दुर्गा और काली भी थी। अब इस समाज में दरिंदों के बीच हमारी महिलाओं को काली और दुर्गा चंडी का अवतार लेने
कि ये वर्दी हम समाज के दायित्व के लिए पहने हैं। वो इस बात को भुला चुके हैं कि हम समाज के दायित्व को निभाने के लिए इस कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन चंद नेताओं के तुच्छ मानसिकता के कारण बिहार के व्हाइट कॉलर, दरभंगा जिला के व्हाइट कॉलर कुर्सी पे विराजमान और वर्दी के आड़ में नेताओं के तलवार चाटने का काम कर रहा है और प्रीति झा के कातिलों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि समाज को जागरूक होने की जरूरत है। अगर अभी भी हम एक है तो कातिलों को सलाखों के पीछे भेजने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें दुर्भाग्य है इस बात का कि हम जब किसी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बैठते हैं तो पता चलता है कि आज 6 महीना के बाद, 2 महीना के बाद वो मामला कहीं न कहीं मैनेज हो जाता है। मैं ज्यादा दूर का बात नहीं, मैं पिंडारुच की मामला की बात कहूंगी, जहाँ एक बेटी को यही पेपर मिल, अशोक पेपर मिल के बगल के गांव में ही उस बेटी का ससुराल था। उस मुद्दा के उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं सड़क पे उतरी और उसके कातिलों को सलाखों के पीछे में डलवाने का काम की मैं। लेकिन दुर्भाग्य, जब मैं उस बेटी के लिए उतरी तो 1 से 2 महीने के बाद पता चला कि अगला पार्टी मैनेज हो गया है। दबाव मेरे पे भी आ रहा था, लेकिन हमने कभी अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहू बेटियों की मान सम्मान ही मेरी आत्मसम्मान है। और जब ये बात मुझे पता चला कि वो मैनेज हो गया, मैं खुद को माफ नहीं कर पाई कि मैं किसके लिए आवाज उठा रही हूँ। और ये बात मैं किससे कहने जाऊं? वही पिंडारुच के गणमान्य लोग आकर के हमसे इस बात का उम्मीद लगा के बोले आइए और इसे मदद कीजिए, और वही पता चला कि वो लोग जाकर के मैनेज कर लिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों से भी कि प्रीति बहन अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आत्मा की शांति के लिए एकजुटता दिखाइए। आज हम लोग धरना के माध्यम से एक संकेत देने का काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन को भी और बिहार सरकार को भी। लेकिन आने वाले समय में हमें रोड पे भी उतरना पड़ेगा और अपनी इस प्रतिक्रिया को दिखाना पड़ेगा एक उच्च स्तर पे भी। समाज की बेटी नहीं, वो हर समाज, हर घर की बेटी है। वो एक बहू है और एक माँ भी है। उसको न्याय दिलाना हम सभी का कर्तव्य है। मैं इसी बात के साथ सब पैरवी संजय झा का है, इसलिए वो मुक्त हैं, गुम हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। थाना हो कि एसपी साहब हो कि डीएसपी साहब हो, सब जगह मैनेज हो चुका है पूर्व से ही। हमको न्याय चाहिए, हम गरीब किसान हैं। क्या लग रहा है आपको, किस लिए हत्या हुआ या मृत्यु हुआ? उसको तो कंठ दाब के मार दिया है हमारा। पहले से भी कुछ विवाद था क्या? हाँ, कुछ हमेशा। वो पियक्कड़ आदमी है ना, पीता है। क्या नाम था उनका? जो संतोष कुमार झा, जो हमारे दामाद हैं। क्या काम करते थे? कुछ काम नहीं करता हूँ, जो प्रॉपर्टी बेच करके खाली पीते हैं। हमारी बेटी को जितना भी 50 वर्ष होना था सबको बेच करके पी गए, मंगलसूत्र तक को भी पी गए हुए हैं। और अभी प्रॉपर्टी को बेच करके 2 करोड़ का प्रॉपर्टी 2 साल पहले बेचे हैं पंडोल का, वो भी पी गए। फिर और बेचना चाहते हैं और बेच करके खाली पीते हैं। पिता का क्या नाम है? श्री गिरिजानंद झा, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। कहाँ पे घर है इनका? बलभद्रपुर एनपी मिश्रा चौक, लहरियासराय थाना। लहरियासराय थाना। जो घटना हुई है, क्या पोस्टमार्टम हुआ है इसको? पोस्टमार्टम भी का हुआ है। सब 10 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला हमको, मैनेज किया हुआ था। क्या रिपोर्ट? उसमें हैंकी का दे दिया है, सब पहले से मैनेज था। 10 दिन पर दिया है। आपकी लड़की ने कुछ सूचना दिया था कि इस प्रकार का घटना हो सकता है? नहीं, मर्डर का नहीं दी थी, टॉर्चर करता था। वो तो परंपरा चला था, क्योंकि उसका 8 बजे रात सुबह होता था हमारे दामाद का, और 12 बजे तक पीता था। वो ग्रुप में पीता था। 15-20 तो क्रिमिनल टाइप का उसका संगी है, जो रिनाउंड है, सब जानता है बलभद्रपुर में। और फाइनेंसर हमारे दामाद ही थे, डेली 2-4 हजार रुपया खर्च करते थे। और इनको अपना संतोष बाबू कह रहा है सब, और इनके पैसा से सब ऐश कर रहा है। जब हमको करीब 7:25 में हमारी नतनी ने फोन की कि नानू, मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। जब तक आप पहुंचेगा तब तक मम्मी जिंदा रहेगी भी नहीं। हमने जब पहुंचे करीब 9 के 49 में,
कलिगांव से दूर पड़ता है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर पहुंचे। देखे जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है पलंग पर, जिस रूम में सोती है उस रूम में नहीं है। हमारे नाती जिस रूम में स्टडी कर रहा है उस रूम में वो लेटी हुई है। हमने हमारी नतनी को मोहरा बना करके हमारे दामाद उनके पूरे परिवार उसको सेटिंग दिए हुए हैं कि तुमको अगर जो कहते हैं वही करो, नहीं तो तुम्हारी माँ की तरह तुमको ही मार देंगे। यह हमको संभावना 100% है और वही उसी को आगे मोहरा बना करके हमारे दामाद कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, और वो उसी से मोहरा बना के करते हैं, सब काम करवाते हैं। जिला में जब हम पूछे क्या हुआ है, शिफा मेडिकल सेंटर केंद्र का उद्घाटन किया गया। कई अतिथियों के द्वारा स्थानीय दरभंगा शहर के मोहल्ला करमगंज शीश भवन के पास लहरिया सराय में। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद शम्स तबरीज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य यही है कि सभी मरीजों का इलाज हमारे देखरेख में अच्छे तरीके से हो सके और आवश्यकता अनुसार जो दवा मरीज के लिए होगा वही दवा लिखा जाएगा। डायबिटीज के मरीजों से लेकर अन्य कई प्रकार के मरीजों का इलाज की व्यवस्था यहाँ है। जिस तरह के पेशेंट आएंगे, जांच के उपरांत के बाद उसके इलाज और अच्छे वातावरण में किया जाएगा। शम्स तबरेज MBBS DMC से किया था, MD DMC से किया हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मरीजों का इलाज मेरे देख रेख में सही तरीके से हो, है ना, कम खर्च में हो। जो जरूरी इन्वेस्टिगेशंस होंगे वही हम लोग कराएंगे, है ना, और जो दवा है उससे रिलेटेड जो होगी वही सब लिखेंगे। तो यहाँ पर हर तरह के पेशेंट का इलाज होगा, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या जो भी OPD बेसिस पर इलाज होता है वो सब हम लोग करने के लिए आज उद्घाटन किए। चार्ज की बात करें तो क्या रहता है आपके यहाँ का? ये तो OPD है, ये तो सबका अपना अपना बेसिक रहता है। खास करके मरीजों के लिए क्या खास सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध होगा? मरीजों, ये तो OPD है, यहाँ पर तो कंसल्टेशन होता है। पेशेंट जिस तरह के आएंगे उनका उस तरह से जांच उपरांत इलाज होगा। आमतौर पर जांच के लिए लोग अपना कमीशन के लिए डॉक्टर लोग यहाँ से वहाँ कर देते हैं, आपके यहाँ क्या प्रेफरेंस होगा? नहीं, मेरे यहाँ यही है कि जो अगर ज़रूरी होगा तभी हम लोग जांच कराएंगे। ये तो पूरी कोशिश रहेगी कि दवा के ज़रिए लोगों का इलाज हो, और जब हमको लगेगा कि इसको जांच ज़रूरी है तभी हम लोग कराएंगे। उसके लिए हम बाध्य नहीं करेंगे कि वहाँ से कराइए वहाँ से कराइए, जिनको जहाँ से कराना होगा करा के लाएंगे। अच्छे जगह से करावे ताकि जिसका रिपोर्ट हर जगह वैलिड हो, जिसको सब मान्यता देता है ना, नेशनल अच्छा लैब सब रहता है। क्या शुभ नाम हो आपका? जी, डॉक्टर मोहम्मद शम्स तबरेज। गरीबों के लिए आपके यहाँ कोई व्यवस्था है? जी, गरीबों के लिए यही है कि बीच बीच में हम लोग फ्री कंसल्टेशन रखेंगे। उसके लिए हम लोग बीच बीच में इंफॉर्मेशन दे दिया करेंगे। उस दिन अपना फ्री OPD रहेगा, उस दिन अपना इलाज करा सकते हैं सब लोग। कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन रहेगा तो वो भी हम उस दिन रखेंगे फ्री। जैसे किसी का RBS जांच होगा, किसी का ब्लड प्रेशर कर सकते हैं, है ना, इस तरह का। बेसिकली मेडिसिन डिपार्टमेंट से आप आते हैं, सोई ना? जी जी। और मेरा क्या एड्रेस क्या है यहाँ का? ये करमगंज शिक्षा भवन के सामने है ये OPD में।